बेटा अब हम लोग बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की। ब्रीदिंग कहा जाता है सांस लेने के अमल को, और अब हम समझेंगे कि किस तरह इंसान सांस लेता है। तो बेटा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में सबसे पहले हम समझेंगे कि ब्रीदिंग की डेफिनेशन क्या है। तो बेटा याद रखिएगा, ये वो अमल है जिसके जरिए इंसान फ्रेश एयर जिसमें ज्यादा ऑक्सीजन होती है उसे अपने जिस्म के अंदर लेके जाता है और उस एयर को बाहर निकालता है जिसमें ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है। सो इस सारे प्रोसेस को नाम दिया जाता है ब्रीदिंग का। सो इट इज द प्रोसेस बाय विच ह्यूमन बीइंग टेक इन फ्रेश एयर which contain more oxygen and expel out the air which contain more carbon dioxide. This whole process is known as breathing. So अगर बेटा बात की जाए ब्रीदिंग की, तो आपने देखा कि ये ब्रीदिंग का प्रोसेस दो मरहलों पर मुश्तमिल था। एक मरहला था जिसमें हम फ्रेश एयर यानी ज्यादा ऑक्सीजन वाली हवा को अंदर लेके जा रहे हैं। इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है इंस्पायरेशन का। और बेटा इसका दूसरा हिस्सा था जिसमें हम ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वाली हवा को जिस्म से बाहर निकालते हैं सांस लेने के दौरान। तो ब्रीदिंग के इस हिस्से को नाम दिया जाता है एक्सपायरेशन का। तो बेटा अगर आप लोग ब्रीदिंग के प्रोसेस को समझना चाहते हैं तो आपको तीन एस्पेक्ट के बारे में अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, तब आप इस काबिल होंगे कि एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन को अच्छी तरह समझ सके। तो बेटा वो तीन एस्पेक्ट कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो ये बात याद रखिएगा, लंग्स आर स्पॉन्जी। पीछे वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया था लंग्स स्पॉन्जी क्यों होते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मिलियंस ऑफ स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर व्हिच आर नोन एज एल्वियोलाई। तो इन एल्वियोलाई की वजह से बेटा जो लंग्स हैं ये स्पॉन्जी होते हैं। दूसरी बात याद रखिएगा, लंग्स बजाते खुद ना तो हवा को अंदर बुला सकते हैं, ना ये खुद ब खुद हवा को बाहर निकाल सकते हैं। इसलिए मैंने यहां पर लिखा नॉट पुल इन नॉट पुश आउट एयर देमसेल्फ। खुद ब खुद ना हवा को बाहर निकालेंगे, ना खुद ब खुद इनमें इतनी एबिलिटी है कि ये हवा को अंदर बुला सके। अगली बात याद रखिएगा कि बेटा इनमें पैसिव एक्सपेंशन भी हो सकती है और पैसिव कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकती है। अब ये पैसिव एक्सपेंशन कैसे होगी और पैसिव कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगी? हमने पढ़ा था कि जो लंग्स हैं ये मसल से मिलके बने हुए हैं। तो बेटा हमारा दिमाग जो है वो मोटर न्यूरॉन के जरिए, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का आगे हिस्सा है मोटर न्यूरॉन, वो लंग्स को मैसेज भेजता है उनके मसल्स को कि कब उसने कॉन्ट्रैक्ट होना है, कब उसने रिलैक्स होना है। तो जब वो रिलैक्स होगा तो हम कहेंगे कि वो एक्सपेंड कर रहा है, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हम कहेंगे कि उसमें पैसिव कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। और ये भी याद रखिएगा, इसकी कॉन्ट्रैक्शन को और एक्सपेंशन को रिब्स में मौजूद इंटरकॉस्टल मसल्स असल में कंट्रोल करते हैं, नीचे से डायाफ्रेम कंट्रोल करता है। सो द पैसिव एक्सपेंशन एंड पैसिव कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लंग्स इज कंट्रोल्ड पर्टिकुलरली बाय द इंटरकॉस्टल मसल्स एंड डायाफ्रेम। और मैंने पहले भी बताया कि ये जो इंटरकॉस्टल मसल है और ये जो डायाफ्रेम है, इनको
कंट्रोल करता है हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो बेटा ये पहला एस्पेक्ट था जो हमें अपने जहन में रखना चाहिए था। मैं एक मतलब फिर बता दूं, लंग्स स्पॉन्जी हैं, खुद ब खुद ना एक्सपैंड होंगे ना रिलैक्स होंगे, बल्कि इनमें पैसिव एक्सपेंशन और पैसिव कॉन्ट्रैक्शन जो है ये करवाएंगे इंटरकॉस्टल मसल और डायफ्राम। बेटा ब्रीथिंग के मैकेनिज्म को समझने के लिए जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझ लेना चाहिए पहले कि डायफ्राम becomes more dome like when muscles are relaxed। डायफ्राम के मसल जब रिलैक्स होते हैं तो वो ज्यादा मेहराब की तरह का हो जाता है। अगर आप इन दोनों डायग्राम को देखें तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये ज्यादा डोम लाइक है, यहां पर अगर आप देखें तो ये लेस डोम लाइक है। अच्छा बेटा यहां पर भी अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको समझा दूं। इस तरह एक लाइन है, इसकी बेटा कुछ ना कुछ लेंथ है, इसके बाद अगर मैं एक लाइन बिल्कुल इस तरह लगा दूं और आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि इन दो में से किस लाइन की लंबाई ज्यादा है, इस वाली लाइन की या इस वाली लाइन की, तो यकीनन आपका जवाब ये होगा कि सर इस वाली लाइन की लेंथ जो है वो ज्यादा है। सो अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसी लाइन ने अपनी शक्ल तब्दील करके इस शेप में आना है तो आप कहेंगे कि सर इस लाइन को रिलैक्स होना पड़ेगा, अपनी लंबाई में इजाफा करना पड़ेगा। इसलिए बेटे मैंने कहा कि ये जो डायाफ्रेम है जब ये रिलैक्स होता है इसकी लेंथ में इजाफा होता है तो ये ज्यादा डोम लाइक हो जाता है, और अगर इसी लाइन को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो ये जरा कदरे सीधी हो जाएगी और इसकी लंबाई में कमी हो जाएगी। इसलिए बेटा मैंने यहां पर लिखा था डायाफ्रेम बिकम्स मोर डोम लाइक व्हेन मसल्स आर रिलैक्स्ड। जब डायाफ्रेम के मसल रिलैक्स होते हैं, लंबाई में इजाफा होता है तो डायाफ्रेम ऊपर की तरफ मूव करता है। इसीलिए मैंने नीचे लिखा डायाफ्रेम बिकम लेस डोम लाइक, ये कम डोम लाइक हो जाता है जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसकी लेंथ में कमी आ जाती है। तो बेटा ये दूसरा पॉइंट था जिसे ब्रीदिंग मैकेनिज्म समझने के लिए पहले समझ लेना जरूरी था। अच्छा बेटा अब अगर बात करें तीसरे एस्पेक्ट की जो ब्रीदिंग समझने में हमारी मदद करेगा, तो सबसे पहले तो ये बात याद रखिएगा, लंग्स आर सराउंडेड बाय रिब केज। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि रिब केज में 3 तरह के मसल होंगे, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल और रिब्स के दरमियान में जो मसल्स हैं जिनको सिंपली आपने इंटरकॉस्टल मसल कहा था। अच्छा अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये रिब केज कभी ड्रॉप करेगा नीचे की तरफ और कभी बाहर की तरफ आएगा, तो ब्रीदिंग समझने के पहले हमें पता होना चाहिए कि रिब केज बाहर की तरफ यानी ऊपर की तरफ कैसे उठेगा और नीचे की तरफ कैसे गिरेगा। अच्छा बेटा ये मेरी चेस्ट है, बाहर के मसल थे इंटरकॉस्टल, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, अगर ये यहां इस तरह कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो ये मेरे रिब केज को बाहर की तरफ निकालेंगे। याद रखिएगा जब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स होंगे, तो इन दोनों के काम से रिब केज बाहर की तरफ निकल आएगा, उठेगा। और जब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स हो जाए, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हो तो रिब केज नीचे की तरफ ड्रॉप होगा। ये हम इनके रिब केज के रेज होने को, रिब केज के ड्रॉप करने को क्यों पढ़ रहे हैं, ये अभी जब हम लोग एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन को डिटेल से पढ़ेंगे
तो फिर मैं आपको समझाता हूं कि मैंने ये सारे एस्पेक्ट क्यों बताए आप लोगों